अच्छा अब देखो, आपको बोर्ड पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, और ये नई बुक की है क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 है द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आपको बोर्ड पर बेटा दो टॉपिक लिखे हुए नजर आ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और मैं गारंटी करता हूँ कि ये दो टॉपिक्स अब आपको बोरिंग नहीं लगेंगे, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं पूरे टॉपिक। आप बस मेरी बात पर ट्रस्ट करिए। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था हमने केमिस्ट्री का, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जॉन डाल्टन का ये मानना था कि एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि नहीं है? तो एटम को मज़ीद डिवाइड करने का या एटम को मज़ीद तोड़ने का मतलब ये है कि आप एक एटम देखें, एक एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल है, उस पार्टिकल को उठाएं एक हथौड़ी ने और उस हथौड़ी से उस पार्टिकल को तोड़ने की कोशिश करें। तो जॉन डाल्टन का कहना यह था कि ये बात इम्पॉसिबल है, एटम को आप किसी हथौड़ी से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो एटम आपको नजर ही नहीं आ रहा, वो है ही इतना छोटा, इसको आप मज़ीद और क्या छोटा करोगे। बात समझ लो, जॉन डाल्टन की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कब के हिसाब से? 1808 के हिसाब से, कि एटम को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर हम क्या करें कि हमारा दिमाग इतना क्यूरियस है, हम क्यूरियोसिटी रखते हैं, हम नहीं, जितने भी मैनकाइंड है, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर गुजरे, साइंटिफिक लोग, जो साइंसदान गुजरे, उनका दिमाग ऐसी क्यूरियोसिटी के अंदर भरा पड़ा रहता था और वो लोग नई नई चीज़ें करने की सोचते थे। तो उनमें से एक शख्स थे, उस शख्स का नाम था जे थॉमसन। ये नाम बड़ा याद रखना, ये बहुत काम का नाम है, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो थे ना, जे थॉमसन एक शख्स से बड़ा मुतासिर था। बट अभी कहानी स्टार्ट हुई, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। जे थॉमसन एक शख्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उस शख्स का नाम था फैराडे। उस शख्स का नाम क्या है? फैराडे। अब ये जो फैराडे ना, फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत काम किया। जैसे कि इसने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पेश किया, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पेश किया, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज पेश किए। इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट से और इलेक्ट्रिसिटी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। स्टिल फैराडे को ये बात नहीं पता थी कि अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो क्यों करता है, और कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो क्यों नहीं करता। उसको ये बात एग्जैक्ट तरीके से नहीं पता था। हम बोलते हैं कि हमारे पास सॉलिड्स तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड्स तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। आपने नहीं पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कभी करते हैं और कभी नहीं करते। सही, आपने ये पढ़ा होगा। तो फैराडे का मानना ये था कि हर मटेरियल की टाइप अलग अलग है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। जो करते वो क्यों करते और जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते, इसके बारे में उसको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है। बस एक चीज़ पता है, उसको आइडिया है कि कोई से पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। अब आए यहाँ पे जे थॉमसन आए थे। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने एक शख्स को और मिलाया अपने साथ। उस शख्स का नाम था विलियम क्रूक्स। सही है, विलियम क्रूक्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, विलियम क्रूक्स। फिर जे थॉमसन ने एक और शख्स को अपने साथ मिलाया, उस शख्स का नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, अब देखो ये तीन लोग हैं, ये बहुत ही काबिल लोग हैं। जो विलियम क्रूक्स है, विलियम क्रूक्स एक ऐसी ट्यूब बना सकता है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब है, और वो वैक्यूम ट्यूब भी है, यानी कि उसके अंदर से गैस को बाहर निकाला भी जा सकता है वैक्यूम पंप के थ्रू, और साथ साथ में उसके ऊपर जितना भी वोल्टेज सप्लाई करवाया जाए वो थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, ट्यूब को नुकसान नहीं पहुँचेगा। सही, तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया? विलियम क्रूक्स ने एक ऐसी ट्यूब बनाई जिसके ऊपर जितना भी वोल्टेज सप्लाई करवाया जाए तो थोड़ा टाइम के बाद वोल्टेज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इस ट्यूब को उसने नाम दिया है डिस्चार्ज ट्यूब का। लेकिन क्योंकि ये ट्यूब किसने बनाई थी? विलियम क्रूक्स ने, तो इसीलिए इस ट्यूब को कहा जाता है क्रूक्स ट्यूब। क्या कहा जाता है इसको? क्रूक्स ट्यूब। इसको आज तक क्रूक्स ट्यूब कहा जाता है क्योंकि ये ट्यूब क्रूक्स ने बनाई थी। सही है। अब देखो यहाँ पर इसने करा क्या कि इसने एक मेटल की प्लेट लगाई, ये मेटल की एक प्लेट है, और यहाँ पर भी एक मेटल की प्लेट है। उसने इस मेटल की प्लेट को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, या वोल्टेज हाई वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से, और इस मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दिया किस चीज़ से?
के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये एक वैक्यूम ट्यूब है और यहाँ पर क्या, ये वैक्यूम ट्यूब को आप डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हो। इस डिस्चार्ज ट्यूब को उन्होंने कनेक्ट कर दिया किस चीज़ के साथ में, एक बैटरी के साथ में। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक प्लेट कनेक्ट हो गई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट कनेक्ट हो गई। जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्लेट का एक नाम बता दिया, वो नाम क्या था? कैथोड। शाबाश। और ये जो प्लेट है, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लेट को नाम दिया गया किस चीज़ का? एनोड का। क्या यहाँ तक कोई चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ या सब सही है? यहाँ तक सब चल रहा है, सब बेहतरीन है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एयर मौजूद थी। क्या मौजूद थी? एयर। तो इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया। एक सेकंड में बना देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने लगाया एक वैक्यूम पंप, सही, वैक्यूम पंप लगाया। और इस वैक्यूम पंप से जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी एयर उन्होंने सब करके बाहर निकाल ली। ये वैक्यूम पंप है। इस सारी एयर को उन्होंने क्या किया? बाहर निकाल लिया। अंदर बहुत ही कम गैस बची, अंदर बहुत ही कम गैस बची। अब देखो आप एक बात बताओ, क्या गैस कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? गैस कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? कभी गैस में से करंट पास होता है? कभी आपने जैसे आपने सोचा कि आज मैं सांस लेती और सांस लेने के दौरान एकदम से करंट लगा, मुझे क्या करंट लगा, ऐसा हुआ? कभी हुआ आपके साथ? सांस लेते एकदम से करंट लग गया, कभी ऐसा हुआ? इसका मतलब कि जब आप सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस जो भी एयर के अंदर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारे अतराफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं और जब ट्रैवल करते हैं तो हमें सांस लेने के दौरान में करंट लग जाता है। समझ पा रहे हो? लेकिन हमें सांस लेते हुए करंट नहीं लगता। इसका मतलब है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लिक्विड में से तो आप शायद फिर भी बोल सकते हैं कि पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती, इस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं। सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात अनडिबेटेबल है कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, गैसेस अपने अंदर से करंट को पास नहीं करती। अब हुआ क्या कि जो जे थॉमसन साहब है ना, जे थॉमसन साहब विलियम ब्रुक्स ने अपनी ट्यूब बना दी। गोल्डस्टीन जे थॉमसन के असिस्टेंट हैं और उनको भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ को लेकर। तो जे थॉमसन ने करा क्या, जे थॉमसन ने बैटरी से पहले वोल्टेज सप्लाई किया 10 वोल्ट्स। कितना वोल्टेज सप्लाई किया? 10 वोल्ट सप्लाई किया। अब 10 वोल्ट जब सप्लाई किया तो वोल्टेज जो है वो यहाँ से आते थे नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर और लेट से पॉजिटिव वाले टर्मिनल के ऊपर। लेकिन दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है? एयर मौजूद है। दरमियान में कोई वायर मौजूद नहीं है, कोई तार नहीं है दरमियान में। तो इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होकर वहाँ पर नहीं जा रही। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होकर वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। इसका मतलब कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही। लेकिन ये बात जे थॉमसन को कौन समझा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपनी धुन पर अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बोला कि नहीं करेगी, तुम देखना करेगी यार। उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, उन्होंने 10 वोल्ट्स को ग्रेजुअली बढ़ा के कितना कर दिया? 100 वोल्ट कर दिया। अब जब 100 वोल्ट किया तो 100 वोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मतलब वोल्टेज यहाँ पर आया, स्ट्रेट का आया, लेकिन दरमियान में अगेन कोई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं है। उन्होंने बोला चलो 100 वोल्ट को नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो। उन्होंने 100 वोल्ट को और बढ़ाया, बढ़ाते वो पहुँच गए 1000 वोल्ट पे। 1000 वोल्ट कितना होता है मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। आपको खुदाना खास्ता कभी करंट लगा नहीं, कभी करंट लगा, आपको कैसा महसूस होता है? करंट लगने के बाद एकदम से शॉक लगा था, सही है? मतलब ऐसा बिल्कुल सुन हो गया कि आपको एकदम से पता नहीं ऐसे दर्द, ऐसा खौफ और एकदम से क्या बोल सकते हैं, उस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी ही कैफियत थी, शॉक ऐसा लगा था। तुम्हें भी खुदाना खास्ता कभी करंट लगा तो तुम्हें खुदाना खास्ता उस कैफियत का पता होगा। जो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है ना बेटा, वो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट। कितना आता है? 220 220 वोल्ट आता है हमारे घर में। जो वोल्टेज आता है उसका आता है 220 वोल्ट। उसने कितना वोल्टेज कर दिया? 1000, यानी कि समझ लो 5 गुना ज़्यादा उस वोल्टेज का जो हमारे घर में आता है, उस वोल्टेज से 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जानी चाहिए। ये वोल्टेज यहाँ पर इस प्लेट पर पहुँच चुका,
लेकिन दरमियान में क्योंकि गैस है वो 1000 वोल्ट्स को भी कंडक्ट नहीं कर रहे, वोल्टेज यहाँ पे भी पास नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी कंडक्ट नहीं हो रही। लेकिन जे जे थॉमसन अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने बोला नहीं नहीं करेगी यार, करेगी करेगी। उन्होंने वोल्टेज को और बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाते गए और कहाँ पर लेकर आ गए वो 10,000, पहले 5000 वोल्ट्स और फिर 5000 वोल्ट से बढ़ाते 10,000 वोल्ट्स पर लेकर आ गए। और 10,000 वोल्ट्स अब यहाँ पर ट्रैवल करके इस जगह पर आ गए, इन प्लेट्स के ऊपर आ गए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 10,000 वोल्ट्स इतना ज़्यादा होता है। अगर मैंने कराची से हैदराबाद बिजली भेजनी है, कराची से हैदराबाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, या कराची से किसी और ऐसे शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैं उसको नॉर्मल पतली वाली तारों के अंदर नहीं भेजता, मैं उसको भेजता हूँ हाई टेंशन वायर्स के अंदर। किसी को भेजता हूँ हाई टेंशन वायर्स के अंदर। हाई टेंशन वायर्स ना बहुत ऊपर करके लगी होती है, मतलब इतना ऊपर के किसी इंसान का बिल्डिंग बना के उधर पहुँचना मुमकिन ना है, और ऐसे इलाकों से भेजी जाती है जहाँ पर आबादी कम होती है। तो हाई टेंशन वायर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो तकरीबन 4400 से लेकर 8800 वोल्टेज होता है, और कभी कभी 11000 वोल्टेज होता है। यानी कि जो एवरेज है ना वो है 8800 वोल्ट, 8000 या 9000 वोल्टेज के दरमियान। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यानी कि हाई टेंशन वायर में जो वोल्टेज होगा उससे भी ज़्यादा वोल्टेज है इस जगह पर। और ये वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप इस वायर से, हाई टेंशन वायर से जिसमें इतना वोल्टेज गुजर रहा है, आप उससे सिर्फ 1 मीटर के फासले पर खड़े हो जाए, यानी 1 मीटर का फासला ऐसे समझिए जैसे यहाँ से देखिए इस चेयर का फासला, आपने वायर को टच नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, वायर उधर मौजूद है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये वायर मुझे खुद से पकड़ लेगी, खुद से जकड़ लेगी, अपने पास खींच लेगी और मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये मेरी बॉडी का सारा ब्लड एवोपरेट ना हो जाए और जिंदा ना बचे, तो मर के ही नीचे गिरूंगा। यानी कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो बंदा बचता नहीं है, सिवाय 2 रीजन की वजह से। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी है जिसका हमारे पास इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है, और सेकंड थिंग ये हो सकता है कि वो किसी तामिल मूवी का ही हो, तो उसका सिर्फ मुँह काला हो जाएगा। अगर वो तामिल मूवी का ही होगा, आपने तामिल मूवी देखिए ना, उसमें उसका मुँह काला होगा और कुछ भी नहीं होगा, बाकी बच जाएगा। सही, तो 10,000 वोल्ट सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है, इन इलेक्ट्रॉन से पहुँच चुकी है, स्टिल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं है। ये वो वक्त था जब जे जे थॉमसन को एहसास हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब की भी एक लिमिट है, इस डिस्चार्ज ट्यूब की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा क्या 10,000 वोल्टेज से ज़्यादा सप्लाई करोगे ट्यूब फट गई तो किसी ने बचना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कुछ और करते हैं, उन्होंने वैक्यूम पंप का यूज़ किया। वैक्यूम पंप का यूज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो अंदर मौजूद और गैस थी ना, उस गैस को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब गैस को बाहर निकालना शुरू किया तो गैस का प्रेशर कम होता गया। क्या कम होता गया? गैस का प्रेशर कम होता गया। जब गैस का प्रेशर कम हुआ तो पहले वो प्रेशर का लेट्स से 1 टॉर के तरह 1 टॉर एक प्रेशर है उस तरह उन्होंने उसको कम करके कितना कर दिया 0.1 टॉर पे लेकर आए। अब जब 0.1 टॉर पे प्रेशर लेकर आए और वोल्टेज कितना है 10,000 इतना वोल्टेज सप्लाई करा, प्रेशर को डिक्रीज किया तो हुआ क्या कि यहाँ से इस प्लेट से दूसरी मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए एक स्पार्क सा प्रोड्यूस हुआ। स्पार्क ऐसा मतलब कि एक चिंगारी से प्रोड्यूस हुई, चिंगारी प्रोड्यूस हुई और थोड़ी देर बाद फौरन बुझ गई। तो उन्होंने बोला ये यस गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। और उन्होंने क्या किया, अगर मैं इस तरह और प्रेशर कम करूँगा तो गैस इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट करेगी। तो उन्होंने क्या किया, और प्रेशर को कम किया, उन्होंने कर दिया 0.01 टॉर। अब जब 0.01 टॉर किया तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी और वो रेज निकल के किस तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। यहाँ से रेज निकल के उस तरफ जा रही थी। तो हुआ क्या, ये साइड थोड़ी सी ग्लो होना शुरू हो गई। ये जो एरिया था, ये पर्टिकुलर एरिया ये क्या होना शुरू हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया क्या होना शुरू हो गया भाई, ग्लो होना शुरू हो गया। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा जलना शुरू हो गया, थोड़ा सा चमकना शुरू हो गया। सही है, येलो कलर की लाइट से ये थोड़ा सा जलना शुरू हो गया, थोड़ा सा इसको बोलेंगे चमकना शुरू हो गया ये एरिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बुझ गया। इससे उनको ये तो पता लगा, इससे उनको ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब जो कैथोड से कुछ तेज निकल के एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बाद वो एनोड रेस पे पहुंच के थोड़ी देर तो ग्लो हुई, लेकिन उसके बाद बरकरार नहीं रख पाई और फिर बुझ गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशर को और कम किया। उन्होंने प्रेशर को और कम करके कितना कर दिया 0.001 टॉर कर दिया।
अब यहाँ से कुछ कैथोड से कुछ रेज लेकिन वोल्टेज जितना ही सप्लाई करें 10,000 वोल्ट से सप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो रेज यहाँ पर पहुँची और ये ट्यूब ग्लो होती गई और काफ़ी टाइम तक ये ग्लो होती रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अब इससे क्या साबित हुआ कि गैस में भी वो पार्टिकल है, दोबारा मेरी बात को, गैस में भी वो पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ध्यान रखना, गैस में भी वो पार्टिकल है जो क्या कर सकता है, गैस में भी वो पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब वो पार्टिकल फिर लिक्विड में भी होगा ही होगा और वो पार्टिकल सॉलिड में तो होगा ही होगा, क्योंकि गैस सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड थे, सबसे कम तरीन थे। मैं बोलूँ क्लास में एक बहुत ही नालायक बच्चा है, इतना नालायक बच्चा है, इतना नालायक बच्चा है कि उससे ज़्यादा नालायक बच्चा है ही नहीं पूरी क्लास में। मैं बोल रहा हूँ उसको मैथ्स का थ्योरम समझ आ गया, अगर उसको समझ आ सकता है तो फिर पूरी क्लास में समझ आ ही सकता है। बात समझ पा रहे हो? ये रेशियो है, गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना थी लेकिन गैस ने भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी। इसका मतलब गैस में वो पार्टिकल मौजूद है, जब गैस में वो पार्टिकल मौजूद है फिर तो वो पार्टिकल किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। बात समझिए? तो उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया कैथोड रेज का, वो पार्टिकल को नाम दिया किस चीज़ का, कैथोड रेज का। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर इतने ज़्यादा वोल्टेज पे और इतने कम प्रेशर पे ही क्यों गैस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? वजह समझाते हैं, बड़ी सिंपल है। जब अंदर गैस मौजूद थी ना, जब अंदर गैस मौजूद थी, यहाँ एयर मौजूद थी, तो वो एयर क्या कर रही थी, एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स थे। अगर वहाँ से कैथोड रेज आती थी तो एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते थे, कैथोड रेज को रुक जाओ तुम आगे नहीं आ सकते, उसको रोक लेते, आगे नहीं बढ़े थे। बात समझ रहे हो? लेकिन फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप से कुछ गैस को बाहर निकाला। जब गैस को बाहर निकाला तो अंदर मौजूद गैस के पार्टिकल्स क्या रहेगा, कम रहेगा। अब जब कैथोड रेज आ रही थी तो अब पार्टिकल्स जो थे वो कम थे, तादाद में रोक नहीं पा रहे थे, थोड़ा बहुत रोक पा रहे थे और बहुत सारे कैथोड रेज क्या हो रही थी, आगे पास हो ही जा रही थी। जब हो जा रही थी तो होता क्या था कि यहाँ पर आगे ग्लो होना शुरू होता था, लेकिन फिर वो पार्टिकल्स क्या करते थे, पार्टिकल्स आते थे और इन पार्टिकल्स को भी धकेल के बोलते थे नहीं तुम नहीं आओ यहाँ पे, वगैरह रोक देते थे और ये ग्लो खत्म हो जाता था। सही, फिर हमने क्या किया, हमने इस गैस को और बाहर निकाला। जब हमने गैस को और बाहर निकाला तो अंदर मौजूद गैस के पार्टिकल्स और ज़्यादा क्या हो गए, कम हो गया। अब जो कैथोड से कुछ रेज आ रही थी तो कैथोड रेज बड़ी इजीली आई और एनोड की तरफ आ गई और एनोड पर आगे ग्लो करना शुरू हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से कैथोड रेज डिस्कवर हुई और स्टोनी ने, एक शख्स था उसका नाम था स्टोनी, स्टोनी ने इन कैथोड रेज को नाम दिया बाद में जाके इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 के अंदर। कब हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? 1897 के अंदर। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी 1885 से ही, लेकिन इसको वेरीफाई जो किया गया वो भी 1897 के अंदर ही किया गया। सही, लेकिन आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई समझाते हैं, बड़ा सिंपल है। लेट्स से ये गोल्डस्टीन भाई साहब, गोल्डस्टीन का तस्करा आप पहले भी सुन चुके, कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में गोल्डस्टीन साहब यहाँ भी मौजूद है। ये बुड्ढे के इंसान है, बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे और जे.जे. थॉमसन के असिस्टेंट थे। ठीक है, अच्छा, ये जो गोल्डस्टीन भाई साहब है, ये गोल्डस्टीन भाई साहब यहाँ पर अपनी आंखों से ये पूरा माजरा देख चुके कि किस तरीके से कैथोड रेज आई हैं, ये पूरा माजरा देख चुके। अब इनके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है, वो सवाल ये पैदा हो रहा है कि एटम जो होता है, वो एटम के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ से जो कैथोड रेज एनोड की तरफ आ रही है, यकीनन इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आई है। अगर इस एटम के अंदर कैथोड रेज आ जाती है और इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एटम को ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए? आप कुछ सोचो, मैं बोलो एटम के ऊपर कोई चार्ज, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन एटम के अंदर क्या मौजूद है, कैथोड रेज। कैथोड रेज को कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो एटम के ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? लेकिन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, जीरो चार्ज आ रहा है।
तो इसका मतलब कि इस एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। बात समझ रहे हो? एक आदमी है, मैं बोलूँ कि उस आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं वो बराबर हैं, तो उसके ऊपर जीरो चार्ज आ गया। ना ही और आदमी अच्छा है, ना ही आदमी बुराई, इसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई है। बात समझ पा रहे? अगर अच्छाई ज़्यादा हो जाएगी तो वो आदमी अच्छा कराएगा, अगर बुराई ज़्यादा हो जाएगी तो वो आदमी क्या कराएगा? बुरा कराएगा। लेकिन अगर अच्छाई और बुराई दोनों बराबर हो जाए तो उन्होंने ये आदमी न्यूट्रल बराबर है, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, सही है, ठीक है, अच्छा है, सही। जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ, सही, बराबर बैलेंस है। तब आते हैं यहाँ पे गोल्डस्टीन के सेट में भी यही चीज़ चल रही थी कि कैथोड इसके अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कैथोड से जो रेस आ रही थी एनोड की तरफ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्यूब को ग्लो कर दिया था। उन्होंने ट्यूब को ग्लो किया था। ग्लो को क्या बोलेंगे? इससे चमकना शुरू हो गई थी ट्यूब, जिसकी वजह से यहाँ पे कैथोड रेस की एग्जिस्टेंस का पता लग गया था। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, एनोड से भी कुछ रेस गई होंगी कैथोड की तरफ, लेकिन क्योंकि वो कलरलेस होंगी, उनका कुछ ग्लो नहीं होगा, तो इसलिए हमें एनोड रेस के बारे में पता नहीं लगा। बात समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम क्रूक्स ट्यूब यूज़ करी। अभी क्रूक्स ट्यूब उन्होंने यूज़ करी और इस ट्यूब के अंदर कितने मेटल की प्लेट्स हैं? 2 मेटल की प्लेट्स हैं, एक कैथोड की और एक एनोड की। तो एक प्लेट तो एनोड की एज इट इज है, सही है, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो दूसरी प्लेट थी ना, दूसरी वाली प्लेट, उस प्लेट के अंदर उन्होंने कर दिया सुराख। क्या कर दिया उन्होंने? होल कर दिया, सुराख कर दिया उन्होंने। अब इस ट्यूब को उन्होंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस प्लेट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या आएगा? कैथोड, ठीक है। और इसके अंदर कैथोड के अंदर क्या हुए हैं? होल हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि कैथोड परफोरेटेड है, क्या ये कैथोड परफोरेटेड है, यानी कि इसके अंदर होल हुए हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, आसान अंदाज में समझने की कोशिश करना। उन्होंने इस कैथोड के पीछे एक स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। आप जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अगर नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझ लो जैसे कि पीछे एक मिरर लगा दिया। आसान अंदाज में समझने के लिए क्या लगा दिया, पीछे एक मिरर लगा दिया, सही है। अब हुआ क्या कि उन्होंने वोल्टेज सप्लाई किया। अब उनको सब कुछ पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, सब कुछ पता है उनको एग्जैक्टली क्या करना है। तो उन्होंने वोल्टेज कितना सप्लाई किया, 10,000 वोल्ट सप्लाई किया। और उनको पता है कि प्रेशर कितना डिक्रीज करना है, वैक्यूम पंप से कितनी गैस को बाहर निकालने के अंदर प्रेशर कितना हो जाए, 0.001। ऐसे जब उन्होंने ये किया तो अगेन कैथोड से कुछ रेस निकली और कैथोड से कुछ रेस इस तरफ आई, जिससे कि पूरी ट्यूब इस साइड की, एनोड की साइड की क्या करना शुरू हो गई, ग्लो करना शुरू हो गई। उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो पहले भी देख चुके हैं ये चीज़। अब यहाँ पे ये ट्यूब ग्लो हो रही है, इसका मतलब कैथोड से कुछ रेस आ रही है और किस तरफ आ रही है, एनोड की तरफ। जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, एक्सपेरिमेंट करना जब उन्होंने यहाँ पे कर लिया, ये ट्यूब ग्लो हो गई, तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट वोल्टेज सप्लाई करना बंद किया और बोला एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा डन और छुट्टी। तो उन्होंने क्या किया, जब ये सब खत्म कर दिया तो उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब को खोला। जल्दी से जल्दी से अब सुनना, यहाँ पर काम की चीज़ क्या, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को खोला। डिस्चार्ज ट्यूब को खोलने के बाद जो पीछे के मिरर था ना, इस मिरर को उठाया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी इसको निकाला और ये क्या, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर ना ब्लैक स्पॉट्स आए थे, बहुत सारे काले काले धब्बे आ रहे थे। बेनकाब पूरी उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन या बहुत बिल्कुल साफ सुथरा मिरर लगाया था और उसके ऊपर अब क्या आए, बहुत सारे बेनकाब ब्लैक स्पॉट्स आए थे। उसको उससे मुझे यह अंदाजा हुआ कि एनोड से भी क्या आई है, एनोड से भी बहुत सारी रेज आ रही है और वो एनोड रेज किस तरफ ट्रेवल कर रही थी, कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, लेकिन कैथोड में क्या थे, होल्स। तो वो एनोड रेज इन होल में से पास होकर किससे टकराई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गए, ब्लैक स्पॉट्स आ गए। तो इस तरह से उन्होंने कौन सी रेस को डिस्कवर कर लिया, एनोड रेस को डिस्कवर कर लिया
अभी जो एनोड रेज है इनको बाद में नाम दिया गया कैनाल रेज का फिर इनको कैनाल रेज को नाम दिया गया पॉजिटिव रेज का और फिर एंड में इन पॉजिटिव रेज को नाम दे दिया गया किस चीज़ का प्रोटॉन का। बात समझ में आई। इस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उस तरीके से गोल्डस्टीन ने किसको डिस्कवर किया प्रोटॉन को डिस्कवर किया। बात समझ में आई। आपको पता है जे थॉमसन कितने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि न सिर्फ इन्होंने नोबेल प्राइज मिला है बल्कि इनके नीचे 8 इनके स्टूडेंट्स इनके 8 स्टूडेंट्स ने भी नोबेल प्राइज मिला। मतलब सोचो कितने बड़े टीचर भी होंगे, कितना बड़ा साइंटिस्ट और कितना बेहतरीन सिखाने वाला कि इसने ना सिर्फ खुद नोबेल प्राइज लिया हुआ है बल्कि इसके नीचे आने वाले 8 बंदों ने भी नोबेल प्राइज लिया हुआ है। इतना बेहतरीन सिखाया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पहले सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी और फिर रेडियो एक्टिविटीज कैसे डिस्कवर होती है और उसके बाद हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। लेकिन हम आज के दिन नहीं पढ़ेंगे, आज के दिन आपकी छुट्टी है। अल्लाह हाफ़िज़।